हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। हाउ आर यू ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बेसल नॉर्म्स या बासेल नॉर्म्स क्या है, इनके बारे में हमको क्या जानना है। तो सबसे पहले देखते हैं बेसल नॉर्म्स का काम क्या है, ये क्या काम करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मेनली किस चीज़ के लिए है, ये है बैंकों के लिए। वर्ल्ड लेवल पे जितने भी बैंक्स हैं उनके लिए ये बेसल नॉर्म्स है। उनको फाइनेंशियली स्टेबल कैसे रखें। मान लो कोई बैंक है, उसके अंदर उसने लोन दिया है कस्टमर्स को, डिपॉजिटर्स को, और एक बंदे ने बहुत ही बड़ा लोन ले लिया और फिर उसको चुकाया नहीं, डिफ़ॉल्ट करके भाग गया या कुछ भी, और बैंक उसके बाद में फेल ना हो जाए कि बैंक के पास पैसा ही नहीं है और लोगों का पैसा चुकाने के लिए कैसे। बैंकों का याद रखना कि इंडिया के अंदर जितने भी बैंक्स हैं लगभग वो क्या करते हैं, उनके पास खुद की इतनी कैपिटल नहीं होती। वो क्या करते हैं, लोगों का पैसा लिया, डिपॉजिट लोगों से एक्सेप्ट किया और उसी को लोन में घुमाते रहते हैं, इंटरेस्ट रेट देते रहते हैं उनको, डिपॉजिटर्स को, और लोन में देके इंटरेस्ट लेते रहते हैं। तो इसलिए अगर कोई बंदे ने लोन ले लिया, डिफ़ॉल्ट कर दिया, या फिर कोई कंपनी ने ऐसा कर दिया तो बैंक फेल ना हो जाए, तो बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कि उसके पास इतना इनफ कैपिटल हो, इतना इनफ पैसा हो कि वो ऐसे कोई भी रिस्क को मैनेज कर पाए, तो उसके लिए है बेसल नॉर्म्स अपने। तो किसने बनाए हैं अब ये जानते हैं बेसल नॉर्म्स। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एक, वर्ल्ड लेवल पे किसने मिलके बनाई है, 60 कंट्रियों के सेंट्रल बैंक ने मिलके बनाई है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती है, इसकी एक कमेटी है, कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, तो वो बनाती है आपके बेसल नॉर्म्स। क्या काम है, टू बिल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बिल्ड करनी है बैंकों के लिए ताकि कोई डिफ़ॉल्ट वगैरह ना हो। बेसल नॉर्म्स 3 बार बने हैं अभी तक, एक बार 1988 में, एक बार 2004 में, और थर्ड लेटेस्ट बने थे 2011 के अंदर आपके बेसल नॉर्म्स। मतलब अलग अलग 3 बार बने हुए हैं, ये याद रहना चाहिए कि 3 बार बने हैं अभी तक बेसल नॉर्म्स, 1, 2 और 3 कैटेगरीज है। अब उसके बाद में इनका फंक्शन अपनों ने देख ही लिया। बैंक के कैपिटल के लिए है, ये फोकस करेगा बैंक की कैपिटल पे। उसके बाद में अब बैंक की कैपिटल है उसको आप कैसे डिवाइड करोगे या कैसे देखोगे कि भाई बैंक के पास कितनी कैपिटल है और कैसे उसका रिस्क मेंटेन कैसे करना है। कैसे पता लगेगा कि भाई इस बैंक का इतना रिस्क है, इसको इतना मैनेज करने की ज़रूरत है ताकि कोई बंदा फ्रॉड कर दे तो भी बैंक सस्टेन कर पाए। तो बैंक की कैपिटल जो है ना उसको 2 प्रकार में, 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो टियर 1 कैपिटल होती है, एक टियर 2 कैपिटल होती है। टियर 1 कैपिटल को कोर कैपिटल भी बोलते हैं। इसके अंदर अगर कोई भी बैंक को लॉस हो गया तो मान लो उसके पास कैपिटल 2 प्रकार की है जिससे वो उस लॉस को रिकवर कर पाएगा। तो टियर 1 के अंदर तो आ जाएगी कोर कैपिटल या ऑर्डिनरी शेयर्स वगैरह। अब क्या है, बैंक के जो भी अलग अलग पार्टनर्स होंगे या फिर शेयर होल्डर्स होंगे, उनके पास शेयर होल्डिंग होगी। जैसे ही कोई फ्रॉड किया तुरंत उन्होंने क्या किया, अपने शेयर्स लिए, बेच दिए और पैसा आ गया उनके पास ताकि और लोगों का पैसा वो वापस दे सके। यानी कि टियर 1 जो कैपिटल है वो क्या है, लिक्विड ज़्यादा है, इसमें कैश वगैरह आता है जो अपने इंस्टेंटली दे सकते हैं जनता को। जैसे ही कोई फ्रॉड या ऐसे कोई सिचुएशन आ जाए तो, और जो डिपॉजिटर्स है जिन्होंने पैसा बैंक में जमा करवा रखा है अपना खुद का, तो वो क्या कर सके, उस पैसे को बैंक सेफली उस पैसे को उनको दे सकता है। तो उसमें कोर 1 कैपिटल में याद रखना ऑर्डिनरी शेयर्स आते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर्स आते हैं और 81 बॉन्ड्स भी इसके अंदर आते हैं। अब 81 बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड अपनों ने बहुत बार देख लिया क्या होता है। 81 बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। मैच्योरिटी डेट यानी बॉन्ड का लिख के दे दिया कि भाई 7% के इंटरेस्ट रेट पे 7 साल के बाद मैं इसके 50,000 रुपये तो 50,000 वापस दे दूंगा। तो अब कोई मैच्योरिटी नहीं है कि भाई, हाँ 81 बॉन्ड्स में क्या है, कोई मैच्योरिटी नहीं है कि 7 साल के बाद पैसा मिलेगा ही जो 50,000 रुपये, लेकिन जो इंटरेस्ट है उस पर, जो ब्याज है उस पर वो लगातार मिलते जाएगा। 7 साल हो, 8 साल हो, डेट का एग्जैक्ट है नहीं कि मैच्योरिटी डेट है, पर इंटरेस्ट मिलता रहता है। प्रिंसिपल का कोई अता पता नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो भी एक टियर 1 कैपिटल में आते हैं बैंक्स की में। ऑर्डिनरी शेयर्स हो गए, इसमें प्रेफरेंशियल शेयर्स, और 81 बॉन्ड्स आपको याद रखना है कि इनकी मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है, प्रिंसिपल का कोई अता पता नहीं है। और उसके बाद में दूसरे के अंदर टियर 2 की कौन सी कैपिटल है कि जिस कैपिटल का यूज़ करके वो पैसा चुका सकता है लोगों का। इसमें आएंगे बॉन्ड और डिपेंचर, जो उसने क्या कर रखा है, किसी को बॉन्ड के रूप में पैसा
दे रखा है उसको, बंदे को पर्टिकुलर को, तो बॉन्ड का आपको पता ही है फिक्स टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ही वो वापस ले सकता है। तो अगर किसी को बॉन्ड दे रखा है तो एक टाइम के बाद ही वो वापस ले पाएगा, तो वो थोड़ी लिक्विड कम हो गई। या फिर कोई हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए इसमें, हाइब्रिड यानी कि जो शेयर्स और बॉन्ड्स का मिक्स हो। तो ये है आपकी टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल किसकी, बैंक्स की। उसके बाद में आरबीआई ने परमिट किया है बेसल नॉर्म्स को, तो अपने बैंक्स भी क्या करते हैं, बेसल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं आरबीआई के अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर ऐसे कैसे पता लगेगा कि हाँ भाई, ये ऊपर तो अपनों ने देख लिया कि बैंक की कैपिटल किस किस प्रकार की हो सकती है, 2 प्रकार की टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल हो सकती है, कि पैसा उसके पास 2 प्रकार का हो सकता है। अब ऐसे कैसे पता लगेगा कि बैंक के पास कितना पैसा है कि वो इनफ है पैसा चुकाने के लिए, कि मतलब उसके पास कुछ तो इनफ अमाउंट होना चाहिए ना, जैसे डिसाइड हो जाए कि भाई हाँ ठीक है, हमारे पास 50,000 करोड़ रुपए पड़े हैं तो इससे हम सारों का पैसा चुका सकते हैं। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, कि मतलब कितनी कैपिटल है जो एडिक्वेट इनफ रहेगी कि अगर कोई रिस्क आ जाए तो उस रिस्क को बैंक ओवरकम कर पाए और लोगों का पैसा चुका पाए, तो उसको कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, टीयर 1 और 2 की जो टोटल कैपिटल थी वो आ जाएगी कि भाई इतना पैसा है बैंकों के पास में खुद का, और रिस्क वेटेड एसेट कितने हैं, रिस्क मतलब डिपॉजिट, ये कितने पैसे लोन में दे रखे हैं जिन पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो ये आपका हो गया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब ये जितना ज़्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होगा उतना बढ़िया होगा, कि मतलब बैंक को उतना ही रिस्क कम है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब कितने ज़्यादा उसके पास पैसा बैंक में पड़ा है कि वो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो पैसा चुका पाएगा, तो वो क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जितना ज़्यादा होगा, कि मान लो 60% पैसा उसके पास बैकअप में पड़ा है, तो वो उतना ही ज़्यादा बढ़िया है अगर रिस्क सिचुएशन आ जाए। और मिनिमम इंडियन बैंक्स को 9% कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो रखना पड़ता है। उसके बाद में अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ज़्यादा है तो बैंक की हेल्थ बहुत अच्छी है, मतलब कोई भी रिस्क आएगा तो उसको मिटिगेट कर पाएगा इजीली बैंक। अब इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो के, इसके अंदर लोन इंटरेस्ट रेट डिपॉजिटर्स के लिए बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि कैसे कि अब लोगों को कम पैसा दे रहा है बैंक और खुद के पास ज़्यादा रख रहा है, तो लोन कम दे रहा है तो मतलब उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करेगा, वो जो ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है जो बंदा उसको ही लोन दे देगा, ऐसा मान लो। तो उसका नेगेटिव इम्प्लीकेशन ये है कि कैपिटल एडिक्वेसी के अंदर उसकी वजह से जो डिपॉजिटर्स है उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। उसके बाद में आता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक या एनबीएफसी, वो कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, अगर कैपिटल एडिक्वेसी ज़्यादा रखेगा, लोन में पैसे कम देगा, तो क्या होगा, प्रॉफिट भी उसका कम हो जाएगा। ये लोन इंटरेस्ट रेट डिपॉजिटर्स के लिए नहीं, जो लोन लेगा उससे उसके लिए बढ़ जाएगी, और डिपॉजिटर्स के लिए भी बढ़ सकती है, जाहिर सी बात है कि उनको तो, बैंकों को तो पैसा चाहिए ना एडिक्वेटली। तो ये आपका था कुछ बेसल नॉर्म से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम सा डाटा था, छोटी सी वीडियो रहेगी, तो बेसिकली आइडिया हो कि बेसल नॉर्म्स क्या है, किसने स्टार्ट किए, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो आपका है सबसे पुराना माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ दी, तो ये आपको पता हो, और 3 बार बने हैं अभी तक बेसल नॉर्म्स, ये पता हो। टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल बैंक की कौन सी होती है, शेयर्स फर्स्ट में आते हैं या सेकंड में आते हैं, ये पता हो आपको। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है, जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया है, ऐसा पूछ सकता है, कम होगा तो बढ़िया है, ज़्यादा तो बढ़िया है, कैसे होगा, ये क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हैं बेसिक से। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। कल कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे, बेसल वाला तो इतना इंटरेस्टिंग था नहीं, बेसिकली छोटा सा टॉपिक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।